हेलो दोस्तों, मैं अरविंद सर, आप लोगों का बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 11th की बायोलॉजी लेकर आए हैं और इस बायोलॉजी को पढ़ने के लिए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अन्य वीडियो हमारे आते रहेंगे और आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारे अन्य वीडियो को आप लोग देख सकेंगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेसन फर्स्ट, सजीव जगत की विविधता। ठीक है, हम लोगों को फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है सजीव जगत की विविधता, इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, इसमें हम लोगों को ये देखना है कि पृथ्वी पर सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार के वस्तुएं पाई जाती हैं। ठीक है, सजीव भी पाए जाते हैं, निर्जीव पाए जाते हैं, और इनमें जो सजीव भी होते हैं। ठीक है, और ये देखा जाता है कि पृथ्वी पर जितने भी जीव होते हैं, सूक्ष्म जीवों से लेकर बड़े जीवों तक भी पाए जाते हैं, बड़े जीव भी पाए जाते हैं, और उसके बाद उसमें सजीव भी होते हैं, निर्जीव भी होते हैं। तो जो सजीव और निर्जीव होते हैं तो उनके बारे में हम लोगों को स्टडी करना है। तो जितने भी सजीव होते हैं वो क्या होते हैं, वह कार्बनिक, सजीव और निर्जीव दोनों कार्बनिक और अकार्बनिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अगर सजीव की बात करते हैं तो सजीव में जो कार्बनिक तत्व होते हैं वह 99% होते हैं, 99% होते हैं। जो कार्बनिक तत्व होते हैं वो कितना होगा, 99%, और अकार्बनिक तत्व जो होते हैं वो कितना होता है, 1%। इन्हीं से मिलकर बने होते हैं किसका, सजीवों का निर्माण होता है। ठीक है, तो आइए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पाते हैं हम लोग। पहला हम लोग पढ़ना है सजीव जगत। ठीक है, और सजीव जगत तो हम लोग लिखेंगे सजीव जगत, लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, और देखिएगा सजीव जगत में हम लोगों को फर्स्ट स्टार्ट करना है। ठीक है, जीवन। पहले हम लोग फर्स्ट पॉइंट जानना है कि जीवन क्या होता है। लाइफ। ठीक है, देखिए क्या होता है जीवन के बारे में हम लोग को जानना है कि जीवन क्या होता है। तो हम लोग जीवन का परिभाषा जानते हैं कि देखिए जीवन की कोई सुनिश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती है, यह अमूर्त है। हम यह केवल कह सकते हैं कि संगठित पदार्थ की जैविक दशा ही क्या होती है, जीवन कहलाती है। ठीक है भाई, इसका परिभाषा यह होगा कि संगठित पदार्थ की जैविक दशा ही क्या कहलाएगी, जीवन कहलाएगी। ठीक, तो जीवन का ये परिभाषा होता है। इसके बाद हम लोग दूसरा हम लोग देखते हैं, जीवन के बाद हम लोग पढ़ना है सजीव। लिविंग क्या होता है। ठीक है, तो लिविंग के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो वे वस्तुएं जो वृद्धि, विकास, प्रतिक्रिया एवं जीवन के दूसरे लक्षण को प्रदर्शित करते हैं वह क्या कहलाते हैं, सजीव कहलाते हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिएगा, वे वस्तुएं जो वृद्धि, विकास, प्रतिक्रिया तथा जीवन के एक दूसरे लक्षण को प्रदर्शित करते हैं, सजीव कहलाते हैं। ठीक है भाई, चलिए सजीव के बाद हम लोग आते हैं सजीवों के लक्षण। सजीव तो हम लोग जान लिए कि सजीव क्या होते हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ना है सजीवों के लक्षण क्या क्या होते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं सजीवों के लक्षण। सजीवों के लक्षण, तो सजीवों के क्या क्या लक्षण होते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी जीवधारी होगा सजीव है तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं हम लोग उसको प्रूव करना है हम लोग को। ठीक है, तो फर्स्ट होती है सजीवों के लक्षण में देखा जाता है सजीवों के निम्नलिखित लक्षण होते हैं। तो पहला हम लोग लक्षण देखते हैं वृद्धि। ठीक है, जितने भी सजीव होते हैं उनमें वृद्धि एवं विकास की क्रिया होती रहती है। तो इससे हम लोग प्रूव कर लेंगे कि यह कोई ये जैसे ये मार्कर है, अगर इनमें वृद्धि एवं विकास की क्रिया होती है तो क्या कहलाएगा, सजीव कहलाएगा। ठीक है, अगर वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया नहीं होती है तो क्या कहलाएगा, निर्जीव। ठीक है, तो जितने भी सजीव होते हैं सजीवों के लक्षण क्या होते हैं, उसमें वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया होती है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को फिर आगे देखते हैं दूसरा स्टेप, जनन। तो जितने भी सजीव होते हैं उनमें क्या होती है, जनन की प्रक्रिया होती है। जनन की प्रक्रिया के उपरांत ये क्या करते हैं, एक नए जीव को जन्म देते हैं। ठीक है, तो जनन हो गया। उसके बाद तीसरा स्टेप आता है संवेदनशीलता। ठीक है, तीसरा था संवेदनशीलता एवं अनुकूलन। देखिए जितने भी सजीव होते हैं उनमें संवेदनशीलता एवं अनुकूलन का लक्षण पाया जाता है।
ठीक है। संवेदनशीलता कहने का ये मतलब होता है अगर हम उसको टच करते हैं तो उसको आभास हो जाता है कोई हमको टच कर रहा है, तो उसे कहते हैं संवेदनशीलता। कहने का मतलब उसमें नर्वस सिस्टम प्रेजेंट रहेगा, तो संवेदनशीलता को अनुभव कर सकता है, ठीक है। एवं अनुकूलन, अनुकूलन मतलब होता है एडाप्टेशन करना। एडाप्टेशन करने का मतलब वह वातावरण को अनुकूलित कर पा सकता है, ठीक है। जल में रहेगा तो जल के प्रति अनुकूलित करेगा, ठीक है। स्थल एरिया पर रहेगा तो स्थल एरिया के अकॉर्डिंग वह अनुकूलित करता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, संवेदन में अनुकूलन में पाई जाती है। उसके बाद होता है कोशिकीय संगठन। फोर्थ होता है कोशिकीय संगठन। देखिए जितने भी सजीव होते हैं उनमें कोशिकीय संगठन पाया जाता है, ठीक है। कोशिकीय संगठन के आधार पर उनका शरीर का निर्माण होता है, ठीक है। तो इससे हम लोग ये प्रूव करते हैं कि सजीव के ये भी लक्षण होते हैं, कोशिकीय संगठन। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आकृति एवं आकार। पांचवा है आकृति एवं आकार। तो सजीवों के एक लक्षण ये भी होते हैं कि इनमें इनकी आकृति एवं आकार, ठीक है, आकृति एवं आकार में परिवर्तन होता रहता है। कभी भी कोई भी सजीव देखेंगे वह जन्म लेगा तो छोटा सा रहता है, उसके बाद क्या करता है वो वृद्धि करता रहता है, ठीक है। तो उसके आकृति एवं आकार में क्या होगा, परिवर्तन होता रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को आगे देखना है, ठीक है, श्वसन क्या होता है। 6 श्वसन। तो जितने भी सजीव होते हैं उनमें श्वसन की क्रिया अवश्य होती है, एक्सेप्शन में छोड़कर। एक्सेप्शन में देखेंगे आप लोग तो बैक्टीरिया होता है, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, श्वसन नहीं करते, करते भी हैं तो वह अनाक्सिक श्वसन करते हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है। तो इसके बाद आता है 7th स्टेप, श्वसन पर आता है उत्सर्जन। तो जितने भी सजीव होते हैं वह क्या करते हैं, उत्सर्जन के रूप में अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थ का त्याग करते हैं, ठीक है। जितने भी सजीव होते हैं वह अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थ के रूप में अपशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जन के रूप में त्याग करते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है गमन। गमन, ठीक है। जितने भी सजीव होते हैं वो क्या करते हैं, गमन करते हैं, ठीक है, गतिशील होते हैं या गमन करते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग को सजीव और निर्जीव में अंतर पढ़ना है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देख लिए कि सजीव क्या होता है और निर्जीव में ये सब प्रोसेस नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसके बाद सजीव और निर्जीव में अंतर। इसी टॉपिक के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है सजीव एवं निर्जीव में अंतर, ठीक है। सजीव एवं निर्जीव में क्या क्या अंतर होते हैं, ठीक है। तो आप लोग सजीव एवं निर्जीव में बहुत से अंतर को जानते हैं। आइए हम लोग भी डिस्कशन करते हैं सजीव एवं निर्जीव में क्या क्या अंतर होते हैं। तो देखिएगा जितने भी सजीव होते हैं, सजीवों का जो निर्माण होता है और उनमें क्या होते हैं, सजीवों में जीव द्रव्य पाए जाते हैं, ठीक है। सजीव में क्या होता है, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य क्या होगा, सजीवों में पाया जाएगा, लेकिन निर्जीवों में जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद दूसरे पॉइंट पाते हैं, तो सजीवों का जो शरीर होता है वह कोशिकीय संगठन जैसा होता है, ठीक है। कोशिकीय संगठन को प्रदर्शित करते हैं। जितने भी सजीव होंगे वह कोशिकीय संगठन को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। उसके बाद जितने भी निर्जीव होंगे वो कोशिकीय संगठन को प्रदर्शित नहीं करेंगे, देखिएगा। और इसके बाद क्या होती है, जितने भी सजीव होंगे, ठीक है, वह शोषण करेंगे। जितने भी सजीव होंगे वो क्या करेंगे, श्वसन क्रिया करेंगे, लेकिन निर्जीव श्वसन क्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं उत्सर्जन। जितने भी सजीव होंगे वह उत्सर्जन की क्रिया करेंगे, लेकिन जितने निर्जीव होंगे वह उत्सर्जन क्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है गति। तो देखिएगा जितने भी सजीव जंतु होंगे वो क्या करेंगे, गति करेंगे, लेकिन जितने निर्जीव होंगे वह गति नहीं करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं उसके बाद क्या होगा, जनन। तो जितने भी सजीव होंगे वो क्या करेंगे, जनन की क्रिया करेंगे। जनन की क्रिया के उपरांत, ठीक है, उनमें मादा जंतु जो होगा वो क्या करेगा, नए जीव को जन्म देता है। और उसके बाद जो निर्जीव होगा वह उनमें जनन क्रिया
नहीं होती। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, सजीव और निर्जीव में अंतर हम लोगों का हो गया। इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है कि सजीव और जंतु एवं पादप में अंतर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग पढ़ लिए सजीव एवं निर्जीव में अंतर। ठीक, इसके बाद हम लोग पढ़ना है पादप एवं जंतु में अंतर। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ लेते हैं पादप एवं जंतु। पादप को लिख लीजिएगा, पादपों एवं जंतुओं में अंतर। ठीक है, तो पादपों एवं जंतुओं में हम लोगों को अंतर देखना है। तो ठीक है, तो हमसे एक साइड लिख देख लेते हैं पादप और दूसरी साइड जंतु। तो ध्यान दीजिएगा हम लोग क्या क्या देखना है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि यहां से देखेंगे तो फर्स्ट होती है वृद्धि, फर्स्ट पॉइंट है वृद्धि। ठीक है, तो ध्यान से दीजिएगा कि देखिएगा जंतुओं में क्या होती है, वृद्धि की जो प्रक्रिया होगी, यदि पादप की होगी तो पादपों में वृद्धि की प्रक्रिया क्या होती है, एक निरंतर वृद्धि होती रहती है इसमें। ठीक है, ये बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन जंतुओं में क्या होती है, वृद्धि एक निश्चित समय बाद क्या होती है, रुक जाती है। फिर से समझ लीजिएगा, वृद्धि की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, पादप में यह निरंतर होती रहती है, जिसकी वजह से पादप पेड़ पौधे निरंतर वृद्धि करते रहते हैं। और जंतु क्या होती है, इनमें वृद्धि की प्रक्रिया जो होती है एक निश्चित समय बाद क्या होती है, रुक जाती है। ठीक, आते हैं इसके बाद दूसरा, तो वृद्धि हो गया, उसके बाद लिखते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, तो देखिएगा जो कोशिका भित्ति होती है ये पादप में क्या होती है, पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति पादप में पाए जाते हैं, लेकिन जंतु में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, जंतु में नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद देखिएगा प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया कौन करते हैं, पादप करते हैं। ठीक है, मतलब प्रकाश संश्लेषण क्रिया पादप करेंगे और जंतु क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं गति। नेक्स्ट है गति। तो जो गति क्रिया होती है, ठीक है, तो गति कौन करेगा, जंतु गति करेंगे और क्या होंगे, पादप गति नहीं करते हैं। ठीक है, पादप गति नहीं करते हैं, जंतु करते हैं। पादप में देखिएगा पादप की कुछ जड़ें होती हैं और स्टेम होती हैं, वो गति करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कहा जाए कि पादप एक जगह है वहां से गति करके दूसरी जगह चला जाए तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जंतु हमेशा गतिशील होते रहते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग गति के बाद हम लोग देखते हैं रसधानी। रसधानी, ठीक है, देखिए ये जो रसधानी होती है, ठीक, और ये क्या होते हैं पादप में। ठीक, अगर रसधानी की बात करते हैं तो जंतु में नहीं पाए जाते हैं, जंतु में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन पादप में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, पादप में रसधानी पाए जाते हैं, जंतु में नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद आता है तारक काय, तारक काय। ठीक है, तो जो तारक काय होता है वह पादप कोशिकाओं में, ठीक है, पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिकाओं में तारक काय पाया जाता है। ठीक है, जंतु कोशिकाओं में तारक काय पाया जाता है, पादप कोशिका में तारक काय नहीं पाया जाता है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग। तो ये अंतर हम लोगों का हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है जैव विविधता, जैव विविधता। इंग्लिश में बोलते हैं बायो डाइवर्सिटी। ठीक है, देखिए बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि लेसन भी दिया है, ठीक है, विविधता। ठीक, तो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, इसका हम देखें, हमारे चारों ओर, ठीक है, इसका हम लोग परिभाषा बता रहे हैं, हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार के जीवों की उपस्थिति को ही जैव विविधता कहते हैं। हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार के जीवों की उपस्थिति को ही क्या बोलते हैं, जैव विविधता कहते हैं। जैसे हम लोग हैं तो हमारे चारों जितने भी जीव पाए जाते हैं, बैक्टीरिया से लेकर, मतलब सूक्ष्म जीवों से लेकर बड़े जीव जितने भी पाए जाते हैं, प्लांट है, एनिमल्स होते हैं, जितने भी होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उसके अंतर्गत वो क्या कहलाएगा, जैव विविधता कहलाता है। ठीक है, और हम लोग इसके बाद जैव विविधता के बाद हम लोग क्या पढ़ना है, वर्गीकी क्या होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं वर्गीकी। नेक्स्ट टॉपिक वर्गीकी। वर्गीकी,
ठीक है, इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी क्या होता है? देखिए, टैक्सोनॉमी का हम परिभाषा बता रहे हैं आप लोगों को, संरचनात्मक, क्रियात्मक तथा जैव रासायनिक समानताओं के आधार पर, संरचनात्मक तथा क्रियात्मक एवं जैव रासायनिक समानताओं के आधार पर जीव जातियों के वर्गीकरण के अध्ययन की शाखा को ही क्या बोलते हैं? वर्गीकरण, ठीक है। और इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले डी कंडोले, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किए थे? डी कंडोले नामक वैज्ञानिक किए थे, ठीक है। तो डी कंडोले नामक वैज्ञानिक ने इस शब्द का प्रयोग किया था। अब हम लोग इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वर्गीकरण विज्ञान क्या होता है, ठीक है। वर्गीकरण विज्ञान क्या होता है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है वर्गीकरण विज्ञान, ठीक है। तो वर्गीकरण विज्ञान क्या होता है? ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक, ठीक है। सिस्टमैटिक क्या होता है? सभी जीव जातियों को विशेष नाम देना, सभी जीव जातियों को विशेष नाम देना तथा जीव में उनका स्थान सुनिश्चित करना ही क्या कहलाएगा? वर्गीकरण विज्ञान। सभी जीव जातियों को विशेष नाम देना तथा जगत में उनका एक स्थान निश्चित करना ही क्या कहलाएगा? वर्गीकरण विज्ञान कहलाता है, ठीक है। तो चलिए वर्गीकरण विज्ञान हम लोग देख लिए, वर्गीकरण विज्ञान क्या होता है। अब इसके बाद वर्गीकरण, तो वर्गीकरण में क्या होता है? किसी भी जीवधारी का हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है। अध्ययन करने के बाद उसका नामकरण करते हैं और नामकरण करने के बाद क्या करते हैं? उसके किसी न किसी वर्ग में उसको स्थान दिया जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग इसमें हमने देखा कि नामकरण करना पड़ता है, तो हम लोग इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं कि नामकरण क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं नामकरण। ठीक, नामकरण इसे बोलते हैं इंग्लिश में नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो देखिए नोमेनक्लेचर का परिभाषा क्या होता है? नामकरण मतलब होता है कि किसी जीवधारियों का नामकरण करना, ठीक है। तो इसका हम परिभाषा बता रहे हैं, किसी जीव की खोज व स्थान, किसी जीव की खोज व स्थान निर्धारित करने के पश्चात, किसी जीव की खोज व स्थान निर्धारित करने के पश्चात एक निश्चित तथा उपयुक्त नाम देने की प्रक्रिया को ही क्या कहेंगे? नामकरण कहते हैं, ठीक है। और ये जो नामकरण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? कैरोलस नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है। कौन से किए थे? कैरोलस लीनियस। ये कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक है, नामकरण का सबसे पहले प्रयोग किया था, ठीक है। और इसने क्या किया था? नामकरण पद्धति में नामकरण देने के अनुसार जीवों पर इन्होंने कार्य किया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि नामकरण करने के बाद इन्होंने अपनी पुस्तक, इन्होंने क्या किया? अपनी पुस्तक लिखी थी सिस्टेमा नेचुरी, ठीक है। ये उनकी पुस्तक का नाम है, ठीक। सिस्टेमा नेचुरी में इन्होंने क्या किया? 4378 जंतुओं के वैज्ञानिक नाम देकर उन्हें वर्गीकृत किए थे, ठीक है। इस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में 4378, ठीक है, जंतुओं के नाम का वर्गीकरण करने के बाद उसके नामांकित किए थे उस पुस्तक में, ठीक है। इसके बाद इनके अनुसार जीवों के नाम का अध्ययन निम्नलिखित 2 प्रकार से करती है, ठीक है। इनके अनुसार, कैरोलस लीनियस के अनुसार जीवों के नामकरण का अध्ययन 2 प्रकार से करते हैं। तो पहला नाम जो होता है साधारण नाम होता है और दूसरा जो नाम होता है वैज्ञानिक नाम, ठीक है। तो जो नामकरण का पद्धति होता है, तो नामकरण लीनियस के अनुसार क्या था? किसी भी जीवधारी का जब नामकरण करते थे तो वो 2 अनुसार किए थे, ठीक है। तो 2 प्रकार से कैसे करते थे? पहला था साधारण नाम, ठीक है, कॉमन नेम जिसे कहते हैं। और दूसरा क्या है? वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम, देखिए साधारण नाम, वैज्ञानिक नाम क्या होता है? साधारण नाम करने का मतलब कॉमन नेम होता है, ठीक है। तो किसी भी जीवधारी का एक साधारण नाम भी होता है और एक वैज्ञानिक नाम भी होता है, ठीक। तो जैसे कौवा, ठीक है,
तो कौवा का जो वैज्ञानिक नाम होता है, हम लोग यहाँ जो होते हैं, ठीक है, हम लोग उससे कौवा कहते हैं, ठीक। तो उसका नाम होता है कोरवस, ठीक है। साइंटिफिक नेम दिया जाए तो कोरवस स्प्लेंडस होता है, ठीक। और उसे जो साधारण नाम से जाना जाता है तो कौवा नाम से जाना जाता है, ठीक है। और वैज्ञानिक नाम देखेंगे तो कोरवस स्प्लेंडस, ये वैज्ञानिक नाम दिया जाता है इसका, ठीक है। तो ऐसे ही किसी भी जीवधारी के दो नाम से हम लोग जानते हैं। तो साधारण नाम में जैसे देखिएगा, एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लेते हैं, तो जैसे ले ले मेढक, ठीक है, मेढक है। तो मेढक का जो नाम होता है, ठीक है, राना टिग्रिना, ठीक है। ये तो कॉमन नाम है, ये क्या है, ये कॉमन नाम मतलब साधारण नाम मेढक हुआ। और ये जो राना टिग्रिना नाम हुआ, ये क्या हुआ, वैज्ञानिक नाम, ठीक है। तो यही होता है कि राना टिग्रिना जो हुआ, क्या हुआ, टिग्रिना, राना टिग्रिना जो है साइंटिफिक नेम, ये किसी साइंटिस्ट के अनुसार दिया जाता है, ठीक है। इसलिए हम उसे कहते हैं वैज्ञानिक नाम। और जो उसका सामान्य नाम होता है वो क्या होता है, मेढक, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो इसके बाद हम लोग आगे इसके बाद जो हम लोग पढ़ना है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।